महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 माह के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला परिषद और नगर पंचायतों के इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात के लिए इंतखाब की जो हल्क़ाबंदी है उसका अमल फ़िलहाल जारी है। नांदेड़ महापालिका में भी इसी तरह से अगले कुछ माह के दौरान इंतखाबात होंगे। इंतखाबी हलक़ों की तश्कील के मामले में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ और बाद मामलात में तासुब का मुज़ाहरा किया गया, इस तरह की शिकायतें हो रही है। और इन तमाम बातों को लेकर जो ऑब्जेक्शन दाखिल कर रहे हैं उसका भी जो बहुत से लोग सामने आ रहे हैं और अपने अपने तौर पे ऑब्जेक्शन दाखिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ज़कात फाउंडेशन इंडिया की जानिब से भी बाज़ाब्ता एक शोबा क़ायम किया गया है। डिलिमिटेशन के उन्वान से ये शोबा खिदमात अंजाम देता है। इस शोबे के जो इंचार्ज और ज़िम्मेदार है वो दिल्ली से नांदेड़ तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम सागर साहब। वसीम सागर साहब मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे जाकर के इंतखाबी हलक़ों की जो तश्कील के अंदर गड़बड़ियाँ हुई है उसको पहचान कर रहे हैं, उसकी मालूमात हासिल कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन दाखिल करके उन बेज़ाब्तगियों को दुरुस्त करने की उनकी कोशिश है। आइए हम उनसे इस सिलसिले में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं वसीम सागर साहब। और सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप महाराष्ट्र में जब से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर आपने दौरा किया है, क्या कुछ चीज़ें आपके नज़रों में आई है, क्या बोलना चाहते हैं? हमने पिछले 15 दिन पहले जलगांव ज़िले की 4 नगर परिषदों के अंदर ऑब्जेक्शन दायर किया। बहुत सारी जगहों से हमको 2025 की अपेंडिक्स 1 से 6 और 7 ये उपलब्ध नहीं हुई। उसकी वजह से हम ज़्यादा काउंसिलों के अंदर, नगर परिषदों में ऑब्जेक्शन दायर नहीं कर पाए। जब भी परिसीमन होता है, 2017 का परिसीमन जो हुआ, 16 के नगर परिषद के चुनाव हुए, तो 2025 में जब अब ये हो रहा है तो दोनों की अपेंडिक्स रहेगी तो आप मिलान कर पाओगे कि 2017 का जो प्रभाग 5 है तो 2025 के अंदर उसकी क्या स्थिति है, उसकी कितनी ईबी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक को अन्य प्रभागों में डिवाइड किया, तोड़ा गया, आगे पीछे किया गया और एसटी के क्लस्टर को तोड़कर सामान्य वार्डों को आरक्षित में किया गया और आरक्षित वार्डों को सामान्य में तब्दील किया गया। मतलब एससी की आबादी को डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद में स्थिति क्लियर हो जाती है कि आगे जाके यही वार्ड आरक्षित रहेगा। वो ईबी को आगे पीछे करेंगे, उसके क्रम को जो है आगे पीछे करेंगे और एसटी की और एससी की ईबी को तो वो बाकायदा आगे पीछे करके जो वार्ड सामान्य होना चाहिए उसके अंदर दूसरे वार्डों की ईबी डालकर उसको आरक्षित की श्रेणी में ढकेल देते हैं। नांदेड़ में भी आपने इस सिलसिले में अपने ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे, तो नांदेड़ में किस टाइप के शिकायतें थी, आपको क्या महसूस हुआ और किस तरह के आपके ऑब्जेक्शन यहाँ पे आपने दाखिल किए? और कलेक्टर ऑफिस में आज उस बात को लेकर सुनवाई थी तो वहाँ क्या कुछ हुआ, थोड़ा इस सिलसिले में हम बताइए। नांदेड़ के अंदर नया मामला आया। सबसे पहले जो 20 प्रभाग हैं तो उसमें से इन्होंने सिर्फ 12 प्रभाग के अंदर जो है परिसीमन का कार्य किया और 8 प्रभाग यथावत रखे गए। हमने सुनवाई में ये कहा कि ये कोई जीआर का उल्लंघन नहीं है, कोई परिपत्र का उल्लंघन नहीं है, कोई अधिसूचना का उल्लंघन नहीं है। ये उल्लंघन संवैधानिक है। आर्टिकल 243 ए से जेड के अंदर ये व्यवस्था दी गई है कि परिसीमन की 3 प्रक्रिया हैं। पहला, परिसीमन तब होगा जब उसकी सीमा का विस्तारण होगा महानगर पालिका का, तब वार्ड बढ़ेंगे। दूसरा, जब सेंसस के नए आंकड़े आएंगे उस वक्त आबादी का तनासुब ज़्यादा कम वार्डों में रहता है तो उस टाइम पे वार्ड भी बढ़ते हैं और उसकी सीमा का विस्तारण भी होता है। तीसरा, रीएडजस्टमेंट पुनर्समायोजन होता है तो उसकी सीटें वार्डों की बरकरार रहती है, लेकिन एक प्रभाग से लेके पूरे 20 प्रभाग के अंदर उनको रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है।
परंतु इन्होंने इस तरीके से ऐसा नहीं किया। संवैधानिक रूप से आर्टिकल 243 का स्पष्ट उल्लंघन है। उसके ऊपर दूसरा, जब भी परिसीमन किया इन्होंने, जैसे प्रभाग नंबर 7, उसके अंदर 87 आबादी, यानी 87 जो ईबी है 87 नंबर की, उसको दो भाग में बांटा है। 464 आबादी है उसकी, उसको अलग अलग दो भागों में उन्होंने बांट दिया, जबकि उसको एक ही जगह रखा जा सकता था। और कई वार्डों के अंदर इन्होंने, जैसे किसी वार्ड की आबादी 2017 में 24,000 है और एससी की आबादी वहाँ पे फर्ज करो 4,000 है, तो अब ये जो 24,000 की आबादी को 3 प्रभागों में डिवाइड कर दिया। जैसे 7 नंबर प्रभाग है तो उसको 7 में से 14 में डाल दिया, 7 में से 15 में डाल दिया, 7 में से 16 में डाल दिया। अब इसकी 8,000 आबादी बची, बाकी की आबादी प्रोवाइड की गई 15 नंबर से, 16 नंबर से, और फिर इसको जो है वार्ड को, वो 24 का था, इसको 26 का किया गया। अब एससी आबादी जो थी उसकी 3,000 आबादी थी, तो उसको उन्होंने 750 कर दिया। 3100, 2700 और 29 कुछ आबादी को जो है दूसरे वार्ड में डाल दिया। तो यानी पिछली बार जो वार्ड प्रभाग आरक्षित था, अब वो सामान्य हो गया। और साफ लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अंदर 5.53 के अंदर कि एससी का क्लस्टर टूटेगा नहीं, उसको तोड़ दिया इन्होंने। और वार्ड के जो एक पूरी बस्ती की बस्ती है, तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर करोगे भी तो उसके पड़ोस के वार्ड में करोगे। तो एक ही बस्ती को, एक ही कॉलोनी को, एक ही क्लस्टर को आप 3 जगह बांट रहे हो, 2 जगह बांट रहे हो। तो ये अपने खुद के नियम बनाए हुए तोड़ रहे हैं उसको। संवैधानिक रूप से जो है लोगों का उसमें हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक कहेंगे या इसके पीछे कोई एक रणनीति है, किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के, कोई किसी को इस तरह की कुछ चीज़ दिखाई नहीं, ये एक साजिश है। वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर मल्टीपल सिस्टम से चुनाव हो रहे हैं। औरंगाबाद के अंदर एक प्रभाग का व्यास 10 किलोमीटर, मतदाता और नगर सेवक 10 किलोमीटर का सफर करके मिलेंगे। 4 का प्रभाग है। अब 5 साल तक के मतदाता वो चारों के पीछे घूमेगा और वो चारों कहेंगे कि हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा क्षेत्र नहीं। ये मिनी विधानसभा हो गई। गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, छोटे समुदाय को नेतृत्व नहीं मिलेगा। कहाँ लिखा है संविधान में कि एक बंदा 4 वोट देगा? विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य ऐसे हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हैं। हमने इसके ऊपर याचिका दायर की 2022 से, पेंडिंग पड़ी है अभी। तो उसको लेकर क्या कुछ मुद्दे उस याचिका में रखे गए थे? क्या उसके लिए कोर्ट की तरफ से अभी तक क्या कुछ दिशा निर्देश आए? नहीं, पिछली पेशी पे आया है एक आर्डर कि ऑर्डिनेंस की मियाद 6 माह की रहती है, ये कानून में तब्दील हुआ है कि नहीं। तो ये 19 तारीख की पेशी थी। हमारे वकील ने टाइम लिए थे कि हम बताते हैं आपको अगली पेशी पे। बेंच बैठी नहीं, बेंच उठ गई। अब मंडे के दिन डिस्प्ले पे आने वाला था, वकील साहब से कांटेक्ट नहीं हुआ, और पता चलेगा अगली पेशी कब है। और आज जब ऑब्जेक्शन को लेकर सुनवाई नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस में या म्युनिसिपल दफ्तर में हुई है, तो वहाँ क्या कुछ बातें रही? आपने अपनी बात कैसे रखी? क्या कुछ किस तरह का रिस्पॉन्स उनका था? हमने साहब से नमस्कार चमत्कार करने के बाद सबसे पहला सवाल ये किया कि प्रभाग रचना समिति के सदस्यों के नाम बताएं, वो कितने लोग हैं और यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं। तो उन्होंने नाम तो नहीं बताया। कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं हूँ। मैंने कहा साहब, कमिश्नर साहब कहने लगे कि नाम की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा साहब, मैं उनसे रूबरू होऊंगा, इन लोगों ने प्रभाग की रचना करी है, संवैधानिक रूप से डाका डाला है इन्होंने, तो मैं उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरीके से बनाया है आपने, क्या रूल्स रेगुलेशन है। आर्टिकल 243 के अंदर साफ लिखा है कि प्रक्रिया कैसी होगी डिलिमिटेशन की। 3 प्रकार के
डिलिमिटेशन होंगे, उसमें सेंसस का आंकड़ा आएगा जब होंगे, विस्तारित होगी जब होंगे, और तीसरा पुनर्समायोजित होगा जो आप कर रहे हैं। तो आप तो 20 प्रभाग में से 12 में कर रहे हैं, 8 प्रभाग को यथावत रखा है। तो आप उनको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं या इनका नुकसान करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आपने 12 के अंदर आड़ा खड़ा परिसीमन किया है, एससी की आबादी को तोड़ा, क्लस्टर को तोड़ा। 17 का यथावत रखना था आपको, तो सीधे सीधे यथावत रखते। अच्छी खासी गर्मा गर्मी बात हुई उनसे, कानून के दायरे में हुई और उन्होंने माना। और दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये था एक उसमें कि हमने 4 तारीख को एक आवेदन दिया था कि ओपनली सुनवाई की जाए। एक हॉल के अंदर जितने भी हरकती लेने वाले लोग हैं उनको बैठाया जाए और अपने टेबल पे बारी बारी से एक एक को बुलाया जाए, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, परिसीमन की प्रक्रिया से लोग रूबरू हों। अब मेरा नंबर आया, मैं बात कर रहा हूँ तो सब लोग सुनेंगे, और किसी का नंबर आया, मैं वहाँ बैठा रहूँगा, मैं सुनूंगा कि इसका क्या नियम कायदे हैं। पहली बार लोगों ने ऑब्जेक्शन दायर किया है तो उसको कुछ समझ में आना चाहिए। अब उसकी ईबी को इधर उठाना, इधर रखना, एससी की आबादी को तोड़ना। और अच्छा, ईबी का मामला क्या है, जैसे 2017 के अंदर 87 नंबर की ईबी है। अब जो 2025 में बनाया है इन्होंने, तो वो 87 ईबी के आगे और पीछे 2-2 शून्य लगा देते हैं, एक बढ़ा देंगे, 187 कर देंगे और 2-2 शून्य आगे पीछे कर देंगे। तो अब वो आदमी 87 को ढूंढ रहा है, नए के अंदर ये है। उसको उन्होंने इतना ट्रिपिकल बना दिया है, और ये लोग जो है ना सेंसस ट्रैक मैप इस्तेमाल करते हैं और वो देते नहीं किसी को। ये अपेंडिक्स नहीं दे रहे 107 का, वो आवेदन देने के बाद नहीं दे रहे, जबकि कायदे से उनको पटल पर टांगना चाहिए पारदर्शिता के लिए। आदमी 2017 की और 2025 की भी नहीं इस्तेमाल करेगा तो वो किस तरीके से परिसीमन करेगा कि 15 नंबर वार्ड की 2017 के अंदर क्या स्थिति थी। अब उसकी कितनी ईबी को उन्होंने दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र किया 25 के अंदर का, और दोनों को मिलान नहीं करेगा तो कोई काम ही नहीं कर सकता। हमने उनको कहा कि आपके पूरे अमले को बुला दीजिए आप, और एक वार्ड के अंदर आप हमको जो है आपत्ति लेके बता दीजिए। तो एक आम आदमी क्या करेगा? आप एक दिन पहले उसको जो है परगना गढ़ दे रहे हैं, और वो भी हम लोगों ने पहले से उनको आवेदन दिया और पूरे शहर के मौजूद लोगों को, पूर्व महापौर को बाकायदा लेके गए, वकीलों को लेके गए, आनाराम चौहान साहब को लेके गए, जब जाके हमको ईबी मिली है। मेरे को लगता है कि नांदेड़ में हम 2-4 लोगों के अलावा और किसी को ईबी मिली नहीं 25 की। जितने भी ऑब्जेक्शन करता आ रहे थे वो एक साधारण कागज़ लेकर आ रहे थे कि ये गली को उधर से डाला जाए, इसको इधर से डाला जाए, ये हाईवे क्रॉस हुआ है, बस। यानी ईबी के अंदर जो बना के दिया है वो मात्र हम लोगों ने ही दिया, हमारी टीम ने दिया है कि 15 नंबर के अंदर कितनी ईबी को तोड़ा गया है, उसकी पूरी आबादी को कहाँ डाला गया है, और 25 के अंदर कितनी ईबी की आबादी को इसमें मिला के इसको डिसेंडिंग में किया गया है, असेंडिंग में किया गया है, एससी की आबादी को कहाँ डाला गया है। हमने पूरा ईबी का क्रमांक दिया है। और जहाँ तक के आपने जो बताए हैं ऑब्जेक्शंस आपने जो दायर किए हैं जी, तो उन ऑब्जेक्शन के बुनियाद पर उसके क्या कुछ मतलब उन्होंने जो जिस तरह के वार्ड की जो वो रचना में गड़बड़ कर दी है, ये जो बेज़ाब्ता क्या की गई है, उसके असरात की अगर हम बात करें तो क्या कुछ उसके असरात निकल कर के आएंगे जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हुई है और ये इसको दुरुस्त करना चाहिए? 15 नंबर प्रभाग है 2017 का, 24,509 आबादी है उसकी, और एससी की आबादी है 2,450, 10.04, और 471 एसटी की आबादी। अब 2015 का 25 का जो वार्ड है यही 15 नंबर का है, इसकी आबादी को किया गया है 26,710, और एससी की आबादी को किया गया है 705। अब इसमें हमने ये उनको बाकायदा दिया है कि 2017 के अंदर आपने 24 ईबी 15 से 14 नंबर में डाला है, 14 से 15 नंबर में डाला है, 11,704 की आबादी।
ने 15 नंबर वार्ड को 14 में ट्रांसफ़र किया गया है। EB 24, अब उसका EB का क्रमांक भी अलग से लिखा है। और EB 5 15 से 16 में डाला है 2407 आबादी को। तीसरा डाला है इन्होंने EB 4 15 से 17 में 1846 आबादी को। ये टोटल आबादी हो गई 15,960। इसको उन्होंने 3 प्रभागों में बांट दिया। अब 2025 के अंदर इन्होंने क्या किया है, 22 EB को 14 से 15 में डाला है। 22 EB को 10,808 आबादी, और EB 17 16 से 15 में डाला है 7,353। ये 18,161 आबादी को इन्होंने उधर से ट्रांसफ़र करके 15 में मिलाया है। अब 8,549 आबादी जो है इसमें मिला के इन्होंने दूसरा वार्ड, ये वाले वार्ड को बनाया है। तो इसकी आबादी जो हो गई है 8,549 को 18,161 में मिलाया है और 26,710 का प्रभाग बना दिया है। अब SC की जो आबादी है इसको उन्होंने 22,227 आबादी और 104 और 39 15 से 16 में लाया, 16 से 15 में लाया और 17 से 15 में लाया और 14 से 15 में लाया। ऐसी 2,084 आबादी टोटल आई। इसके अंदर 2,227 आबादी को इन्होंने घटाया और 223 आबादी को बचा के रखा। अब इसके अंदर 482 आबादी को मिलाया और 705 कर दिया। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ये वार्ड आरक्षित नहीं रहेगा। 17 में ये आरक्षित था। अब इसके अंदर कोई भी आबासा, तीनों वार्ड जो है ये ओपन हो गए। इनके क्लस्टर को 3 जगह तोड़कर डाल दिया। तो ये बारीकियों का काम है और बुद्धिजीवी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, वकीलों को आना चाहिए, राजनीतिक लोगों को भी आना चाहिए। परंतु राजनीतिक लोग तो अपना फ़ायदा और नुकसान का गणित बना के बैठे हैं। पर इस तरीके से अगर कोई इसके ऊपर आपत्ति नहीं लेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र निर्माण में 107 हुतात्माओं ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर महाराष्ट्र का निर्माण किया। ये इसके लिए किया कि आज ये लोकतंत्र की हत्या करें। छोटी छोटी नगर पालिकाओं में इस तरीके से काम करेंगे, लोगों को रिजु राज नहीं मिलेगा, सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, तो फिर हमारा मूल लोकतंत्र का कोई मामला ही नहीं रहा। तो अभी आपने जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, तो अगले मरहले में अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या कुछ उसमें स्टेप हो सकता है? उस लेवल पे क्या कुछ तैयारी है? हाँ, तैयारी तो है हमारी कोर्ट की, परंतु सरकार इसमें इतनी उजलतबाजी से काम करती है। अभी परिसीमन हुआ, फाइनल ड्राफ्ट निकल जाएगा, उसके बाद में आरक्षण की कार्रवाई तुरंत कर लेंगे, उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा चुनाव का। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। आर्टिकल 329 में ये कहा गया है न्यायालय को आधिकारिकता नहीं है, जबकि परिसीमन का काम इनको 1 साल पहले करना चाहिए। तो ये परिसीमन का काम एंड टाइम पे करते हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़, और पूरी प्रक्रिया के उनको महीनों गिनती लग जाते हैं। पब्लिक के लिए 7 दिन मिलते हैं। क्या कोई इस पे आपत्ति लेगा? इसी तरीके से तो ये अच्छे बड़े बड़े समुदाय को, समाजों को शून्य पे लाके खड़ा कर देंगे। इस मसले को लेकर ये अपने लेवल पर तो काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को जब तक आम लोग भी अपना मुद्दा समझकर आगे नहीं आएंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा, ऐसा हमको लगता है। और उम्मीद की जा सकती है कि लोग इस बारे में अब अवेयर भी हो रहे हैं, अपने ऑब्जेक्शन भी दाखिल कर रहे हैं और ये मसले में कहीं ना कहीं लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया जो नांदेड़ में यहाँ पर काम कर रही है, उनके पास जो कुछ भी ये ऑब्जेक्शन गए हैं, उन ऑब्जेक्शन को लेकर अब क्या कार्रवाई करते हैं। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, MCN उर्दू न्यूज़ के लिए नांदेड़ से।